हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था गुडविल क्या होता है, गुडविल के नेचर क्या होते हैं, गुडविल का टाइप क्या होता है, किन गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है और उनका वैल्यूएशन क्यों किया जाता है। ये सारी तमाम बातों को हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल्स के मेथड। गुडविल को वैल्यूएट करने का कौन कौन सा मेथड होता है। जैसे मैं बोलता हूं कि गुडविल अगर किसी भी कंपनी का अमाउंट है 5 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज, 7 लाख रुपीज, कोई भी वैल्यू है, तो वो वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उनको हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल लुक फॉर अवर लेक्चर। सो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। चलिए, गुडविल को वैल्यूएट करने का 3 मेथड यहाँ पे जो आपको दिख रहा है। पहला मेथड आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा मेथड आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। फिर एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी 2 मेथड आता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। और कैपिटलाइजेशन के अंदर भी 2 मेथड आता है, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इन मेथड को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। ज्यादातर जो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, बाकी मेथड को हम लोग एक एक करके कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे किया जाता है, इन तमाम बातों को इस लेक्चर में कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो गुडविल होता है एक्चुअली में है क्या और उसको वैल्यूएट किन चीजों के ऊपर किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं 2 फर्म बना रहा हूं यहाँ पे, या 2 शॉप है समझ लो आप, ठीक है। शॉप नंबर ए एंड शॉप नंबर बी, ठीक है। शॉप नंबर ए एंड शॉप नंबर बी दोनों जो है वो किसी क्लॉथ का शॉप है, मान लो एक क्लॉथ का शॉप है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए ए जो है वो रेप्यूटेड शॉप है। जैसे आप पकड़ लो, रेमंड का पकड़ लेते हैं आप, है ना, ठीक है, ये आप जानते ही होंगे सभी लोग, या सियाराम का हो गया। तो ये क्या है, रेप्यूटेड कंपनी है। और ये जो फर्म है वो एक नॉर्मल कंपनी है। या एक छोटा सा शॉप का एग्जांपल लो, आपके आसपास में होगा जो आप कभी खरीदने के लिए जाते होंगे। तो एक मान लो रामू का शॉप है और एक है आपका किसी और को नाम ले लेते हैं, श्याम का शॉप है मान लो। ये 2 लोगों का क्या है, शॉप है। अब देखो, आप जो कंज्यूमर हो या मार्केट में जो कंज्यूमर है, जितने भी कंज्यूमर, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, वो ज्यादातर खरीदते हैं रामू के शॉप से, ठीक है। ज्यादातर कहां से खरीदते हैं क्लॉथ, रामू के शॉप से। क्यों खरीदते हैं, क्योंकि रामू का शॉप काफी पुराना है, ट्रस्टेड है, आप बार बार वहां से खरीदते आ रहे हो, ठीक है। अब देखो, जो रामू का शॉप है जहां पे आप टी शर्ट खरीदने के लिए जाते हो, ये भी 500 रुपए में बेचता है। और ये जो श्याम का शॉप है ये भी कितने रुपए में बेचता है, 500 रुपए में बेचता है। दोनों कितने में बेचते हैं, 500 में बेचते हैं। क्वालिटी भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। दोनों सेम कंपनी के कपड़े को बेच रहे हैं, पर फिर भी आप कौन से शॉप में जा रहे हो, आप रामू के शॉप में जा रहे हो। तो रामू के शॉप में जाने का वजह क्या है, क्योंकि रामू का शॉप पुराना है और श्याम का शॉप क्या है, नया शॉप है या न्यूली ओपन शॉप है, ठीक है। तो ट्रस्ट करने में टाइम लगेगा। अब सारी चीजें सेम रेट में मिल रहा है, सब कुछ सेम है, फिर भी आप रामू के शॉप में जो जा रहे हो उसके वजह से इसका टोटल रेवेन्यू मान लो 10 लाख रुपीज जनरेट करता है, ठीक है। इसका 1 ईयर का रेवेन्यू कितना है, 10 लाख रुपीज का, या रेवेन्यू की जगह प्रॉफिट ही मान लो। और ये जनरेट करता है 6 लाख का प्रॉफिट इस ईयर। अब दोनों सेम कपड़े बेच रहे हैं, सेम रेट है, सारा कुछ सेम है, उसके बाद भी आप देखो जो श्याम का जो शॉप है वो 6 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है इस साल, और जो ये रामू है वो 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। तो रामू का जो शॉप है वो एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है, एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है, तो ये 4 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। कितने का एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है, 4 लाख रुपीज। और ये 4 लाख का जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर गुडविल। मैंने पहले बोला कि ये ट्रस्टेड है और पुराना है, इसकी वजह से आप इनके शॉप में जाते हो, तो गुडविल की वजह से इसको 4 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि गुडविल का वैल्यू क्या हो गया। तो पहला बेस हमारा क्या हो गया, एक हो गया प्रॉफिट। पहला बेस क्या हो गया, एक हो गया हमारा प्रॉफिट। अब ध्यान से समझना, क्या आप ये बताओ, ये जो रामू है और ये जो श्याम का शॉप है ये लाइफ टाइम ऐसा ही रहेंगे? भाई हो सकता है श्याम अभी नया है, लेकिन धीरे धीरे ये भी क्या होते जाएगा, पुराना होते जाएगा, और एक समय के बाद लोगों का ट्रस्ट श्याम के फर्म के ऊपर भी बनेगा। तो ये जो बेनिफिट अभी रामू को मिल रहा है, गुडविल का बेनिफिट, वो लाइफ टाइम मिलने वाला है क्या, नहीं, वो कुछ समय तक मिलेगा। मान लो आप रामू के शॉप को खरीद लेते हो, आप किसके शॉप को खरीद लिए, रामू के शॉप को आपने क्या कर लिया, परचेस कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि लाइफ टाइम आप ये 4 लाख रुपीज एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करोगे इससे? नहीं,
आपका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा, आप वो ट्रस्ट को बना के रखे रहोगे, तभी आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। अब मान लो रामू के नाम की वजह से हो सकता है आपको 2 साल 3 साल 4 साल के लिए आपको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन रामू के शॉप का ओनर चेंज हो गया, रामू ने शॉप को बेच दिया, तो उस दुकान का जो बेनिफिट है आपको लॉन्ग लाइफ नहीं मिलने वाला है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलने वाला है। तो अगर आप रामू के शॉप को खरीद लोगे, आप इसको खरीदोगे, तो आपको बेनिफिट सर्टेन ईयर के लिए मिलेगा, हमेशा के लिए नहीं मिलने वाला। कुछ आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसा कुछ ईयर तक का बेनिफिट मिलेगा, हमेशा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपका परफॉर्मेंस डाउन हुआ तो हो सकता है एक समय के बाद क्या हो जाएगा, श्याम का शॉप ज्यादा ग्रो करने लग जाएगा और वो ज्यादा पैसा कमाने लग जाएगा। तो यहां पे 2 चीजें निकल के आ रहा है, पहला हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं किसकी वजह से, गुडविल की वजह से। तो गुडविल कैलकुलेट करने का पहला तरीका हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। और कहीं ना कहीं जो ईयर मैंने आपको बताया कि आप लॉन्ग लाइफ इसका बेनिफिट नहीं ले सकते, एक सर्टेन पॉइंट तक आप बेनिफिट ले सकते हो, तो ये ईयर का भी रोल रहेगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। जैसे हमने यहां पे लिखा है एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। चलिए, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने ये अनुमान लगा लिया कि जो रामू का शॉप था एवरेज 1 साल में कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, 10 लाख रुपए जनरेट कर रहा है। कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, 10 लाख। अब जरूरी नहीं कि हर साल इसका प्रॉफिट 10 लाख होगा, ठीक है। तो हमको गुडविल निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला देखो, गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैसे निकालेंगे, यहां पे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, नंबर ऑफ परचेस ईयर। देखो, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, इसका क्या मतलब हुआ, एवरेज प्रॉफिट मतलब ये हो गया कि साल भर में ये आने वाले कंटिन्यूअसली कुछ सालों में कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाता है। और इनटू परचेस ईयर का मतलब ये हो गया कि जब मैं उस बिजनेस को खरीदूंगा तो मुझे समझ में आ गया कि वो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मुझे मिल रहा है रामू के शॉप में जो मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है वो क्या 2 साल के लिए मिल रहा है, 3 साल के लिए मिल रहा है, 4 साल के लिए मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जितने ईयर के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा उतने ईयर का मैं इनको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करूंगा। उसके बाद तो फिर बिजनेस क्या हो जाएगा, एक पायलट, एक नॉर्मल मोड में आ जाएगा, और उसके बाद का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करना है वो मेरे ऊपर रहेगा। तो मैं इनको गुडविल का जो पैसा है वो कितने ईयर तक का दूंगा, जितना मुझे एक्सपेक्टेशन है कि इतने साल तक वो पैसा बना के दे सकता है। तो यहां पे हो गया एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। नाउ अब ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट गिवन ईयर, पास्ट गिवन ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो रामू का शॉप पिछले कंटिन्यूअसली 4 सालों में 1 2 3 और 4 सालों में प्रॉफिट जनरेट करता है। पहले 10,000 प्रॉफिट हुआ मान लो एग्जांपल के लिए, फिर 20,000 प्रॉफिट हुआ, फिर 10,000 प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और उसके बाद 20,000 या चलो 40,000 प्रॉफिट हो गया। तो ये क्या है, इनका पिछले 4 सालों का प्रॉफिट है। अब इनका हमको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, 10 + 20 30, 30 + 10 40, 40 + 40 80,000। और नंबर ऑफ ईयर कितना है भाई, आप यहाँ पे काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो चारों को हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए 4 से। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000। ठीक है, तो एवरेज ये 1 साल में 20,000 प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। और इनको, मुझे लगता है कि इनका बिजनेस जो है वो 4 साल तक ऐसा बेनिफिट हमको गुडविल की वजह से या इनके नाम की वजह से मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, परचेस ईयर कितना ले लेंगे, 4। तो 20,000 एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर 4, दैट इज, या 4 की जगह चलो हम 2 ले लेते हैं। कितना ईयर ले लेते हैं, 2 ईयर। तो 2, तो ये हो गया 40,000 इस फर्म का क्या हो गया, गुडविल हो गया। तो बहुत सिंपल मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, लेकिन यहां पे एक समस्या ये है कि ये जो प्रॉफिट आपको मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया है 10,000 20,000 30,000 40,000 है ना, यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट लिखा हुआ है, ये प्रॉफिट आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये जरूरी नहीं कि ये प्रॉफिट एडजस्टेड हो। अब एडजस्टेड का मतलब क्या हो कि ये प्रॉफिट करेक्ट हो, ये प्रॉफिट क्या हो, करेक्ट हो। हमको एक समय के बाद समझ में आता है कि इसमें कोई चीजें मिस्टेक हो गया है या हम भूल गए हैं,
क्या हो गया, मिस्टेक हो गया, हम भूल गए। तो इन मिस्टेक को पहले क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में मैंने बोला फर्स्ट ईयर में इसका प्रॉफिट कितना है, 10,000 है, लेकिन ये अपने एम्प्लॉय को 2,000 रुपीज सैलरी देना था, ये नेट प्रॉफिट है, ये क्या है, नेट प्रॉफिट है ना। तो मान लो एम्प्लॉय को 2,000 सैलरी देना था और ये देना क्या हो गया, भूल गया। तो भाई अगर 10,000 प्रॉफिट दिखा रहा है और 2,000 सैलरी एम्प्लॉय को या फिर किसी को देना था और ये भूल गया, तो वो 2,000 सैलरी देंगे और देने के बाद प्रॉफिट कितना हो जाएगा, आपका करेक्ट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8,000। तो इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वही इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एडजस्टमेंट को मैं आपको एक एक करके सिखा रहा हूं कि क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो आई होप ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे है, टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। और ये जो प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट के पहले जो एडजस्टमेंट है उसको अब मैं एक एक करके आपको बताते हुए चलता हूं। चलो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहां पे मैंने लिख के रखा हुआ है। देखिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, मैं फटाफट यहां पे रीड कर देता हूं जो हमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, क्या लिखा है सबसे पहले देखो, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट एज प्रॉफिट डिसाइडेड ट्रेंड ऑफ द बिजनेस एंड क्रिएट गुडविल। देखो हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को उठा लेते हैं, क्यों उठा लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो ट्रेंड डिसाइड करता है और साथ में साथ क्या करता है, बिजनेस का गुडविल क्रिएट करता है। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बता दिया फिर मैंने, है ना। अब हम देख रहे थे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड देख रहे थे पहला, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे सिलेबस में है नहीं, मतलब है फिर भी क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा नहीं जाता। तो अभी सिंपल प्रॉफिट मेथड देखो, इन दिस मेथड वी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर एंड लुक्ड अपॉन फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी। फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या हो गया, ये परचेस ईयर हो गया, क्या हो गया, ये परचेस ईयर जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कितना साल तक ये आगे चल सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं फॉर्मूला क्या हो गया, ये भी मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, टोटल प्रॉफिट इंक्लूडिंग लॉसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। ये इंक्लूडिंग लॉसेस का मतलब ये होता है कि अगर किसी साल लॉस भी हो गया, मान लो किसी साल लॉस हो गया, तो उसको भी हमको काउंट करना है। जैसे यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं, मान लो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि कहीं पे लॉस हो गया, मान लो तीसरे साल में 10,000 का लॉस हो गया बाई चांस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 10,000 प्लस 20,000 कितना हो गया, 30,000। अब ये 10,000 लॉस को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। तो 30 माइनस 10 कितना हो गया, 20,000, और 20 प्लस 40,000 कितना हो गया, 60,000। और नंबर ऑफ ईयर कितने रहेंगे, 4 ही है, 1, 2, 3, 4। लॉस वाले ईयर को भी काउंट करना है, तो 4 से डिवाइड कर दिए, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 15,000। तो ये इंक्लूडिंग लॉस का यही मतलब था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। अब देखो ये एडजस्टेड प्रॉफिट है, इसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखेंगे। देखो ये कुछ एडजस्टमेंट आपको दिख रहा होगा, 4 पॉइंट यहाँ पे प्लस हुआ है और 4 पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस हुआ है। इन्हीं पॉइंट को क्यों प्लस होगा, कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा, इसको मैं एक एक करके आपको बताते हुए चलता हूं। चलो देखिए, सबसे पहले मान लो मैं किसी भी ईयर का, पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट जो गिवन है वो ले लेता हूं, है ना। सो नेट प्रॉफिट ऑफ एनी ईयर गिवन, जो भी हमको गिवन होगा उस प्रॉफिट को मैं क्या कर लेता हूं, ऐड कर लेता हूं, है ना। अब इसके बाद हमको क्या करना है, कुछ चीजों को ऐड करना है और कुछ चीजों को हमको क्या करना है, लेस करना है। ऐड लेस मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज जो प्रॉफिट को अननेसेसरी बढ़ा दिया है ना, या अननेसेसरी कम कर दिया है, या कोई भी चीज जो प्रॉफिट को बढ़ाने से रह गया है या कम करने से रह गया, उन चीजों को एडजस्ट करना है। अब जैसे समझना मेरी बात, कोई भी नॉर्मल एक्सपेंस है, कोई भी नॉर्मल एक्सपेंस है जिसको आप माइनस करना भूल गया, देना भूल गया, तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा, भाई कम होगा। कोई भी नॉर्मल इनकम है, उसको आप लोग क्या करना भूल गए हो, प्लस करना भूल गए हो, तो प्लस करना भूल गए तो प्लस करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं नॉर्मल इनकम येट टू बी क्रेडिटेड। क्रेडिटेड का मतलब क्या है, आप अभी तक प्लस नहीं किए हो तो उसको क्या कर दो, प्लस कर दो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपने क्या किया, सेल किया आपने, है ना, आपने सेल किया 20,000 का और आपने 18,000 ही सेल लिखा हुआ है, 2,000 सेल आपने ऐड करना भूल गया हो, तो जब 2,000 का सेल का पैसा हमारे पास आएगा तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो नॉर्मल इनकम है ना, जो नॉर्मल इनकम उसको हम लोग प्लस करना क्या हो गए थे, भूल गए थे, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। येट टू बी क्रेडिटेड मतलब प्लस करना भूल गए थे। और वैसे ही नॉर्मल एक्सपेंस नॉट येट डेबिटेड। अभी नॉट येट डेबिटेड का मतलब क्या है, नॉट येट डेबिटेड मतलब अभी तक ये हो गया कि आपने अभी तक माइनस नहीं किया है, तो क्या करेंगे, उसको हम लोग
माइनस कर देंगे, माइनस मतलब ब्रैकेट का साइन लगा देते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल एक्सपेंस में क्या क्या आ गया, सैलरी हो गया किसी एम्प्लॉय या पार्टनर का, कमीशन हो गया, है ना, या कोई डेप्रीशिएशन हो गया, ये भी नॉर्मल एक्सपेंस होता है। तो इन सारी चीजों को अगर अभी तक आपने माइनस नहीं किया था, भूल गए थे, तो इनको क्या करना है, सही करने के लिए माइनस करना है। अब देखो नॉर्मल इनकम या नॉर्मल एक्सपेंस का अपोजिट होता है एबनॉर्मल इनकम या फिर एबनॉर्मल गेन। ये एबनॉर्मल क्या होता है, देखो नॉर्मल का मतलब कोई भी एक्सपेंस या इनकम जो रेगुलर नेचर का होता है, जो बार बार होता है, बिजनेस का पार्ट होता है। और एबनॉर्मल वो होता है जो रेगुलर नहीं होता, बार बार नहीं होता है, ई रिकरिंग नेचर का होता है ना, रिकरिंग नेचर नहीं होता, ई रिकरिंग मतलब क्या होता है, रेगुलर नहीं होता है, एक्सीडेंटल जैसा होता है और वो बिजनेस का पार्ट नहीं होता है, तो उसको हम लोग एक्सपेंस काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं आपको कि लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया या आग लग गया या एक्सीडेंट हो गया, तो इससे होने वाले जो लॉसेस हैं उसको हम नॉर्मल लॉस नहीं बोलते, एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, क्योंकि वो जो लॉस हुआ है वो हमारी वजह से नहीं हुआ है, वो एक्सीडेंटली हुआ है। अब उसको अगर आप लॉस बोलेंगे तो ये गलत बात है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मान लो आपको सैलरी मिलता है 10,000 रुपीज, है ना, आपके पापा को मान लो 10,000 रुपीज सैलरी मिलता है और अचानक इसमें 2,000 रुपीज घूम गया, क्या बोलेंगे, 2,000 रुपीज चोरी हो गया। अब पापा बोलेंगे मुझे 8,000 सैलरी मिला, ये तो गलत बात हो गया, सैलरी तो उनको 10,000 मिला था, अब ये जो 2,000 घूम गया था तो 8,000 बचा, ऐसा बोलना ठीक है, लेकिन ये जो 2,000 घूमा था वो सैलरी को डिडक्ट क्यों करेगा, डिडक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एबनॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसी चीजें जो एबनॉर्मल है, तो अगर एबनॉर्मल इनकम है तो आपने प्लस कर लिया होगा जो कि बिजनेस का पार्ट नहीं था, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। और एबनॉर्मल एक्सपेंस जिसको आपने माइनस कर दिया था, जो कि माइनस होना नहीं चाहिए, तो अगर आपने माइनस कर दिया था तो सही करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहां पे करते हैं एबनॉर्मल लॉसेस को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और एबनॉर्मल गेन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल भी मैं लिख देता हूं यहां पे, आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये प्लस हो गया, ठीक है। चलिए एबनॉर्मल लॉस का क्या एग्जांपल है भाई, एबनॉर्मल लॉस का एग्जांपल यहां पे लिख देते हैं, चलो लॉस बाय फायर, है ना, लॉस बाय थेफ्ट, ये क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉसेस हो गए। एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इनकम बता सकते हैं आप, जैसे लॉटरी लग गया, है ना, लॉटरी से पैसा मिल गया, या इसके अलावा इंश्योरेंस क्लेम मिल गया हमको, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ठीक है। जैसे मान लो आपने इंश्योरेंस करा के रखा था, आपके फर्म में आग लग गया और आपने इंश्योरेंस करा के रखा हुआ था, अब आग लग गया, इंश्योरेंस करा के रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा दे दिया, उसको क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। तो इंश्योरेंस क्लेम का जो आपको पैसा मिल रहा है, क्या वो बार बार मिलता है, नहीं, वो तो आपके लॉस को कंपनसेट करने को मिला है। अब आप बोलेंगे मुझे इंश्योरेंस क्लेम से मान लो 10 लाख रुपए मिला है और वो मेरा प्रॉफिट है बोलोगे, तो ये गलत बात है, वो आपका रेगुलर प्रॉफिट नहीं है, वो आपको कंपनसेट करने के लिए दिया गया। तो अगर उस प्रॉफिट को आपने प्लस कर दिया प्रॉफिट में, तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। तो सही करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे। तो यहां पे हो गया एबनॉर्मल गेन माइनस जाएगा और एबनॉर्मल लॉसेस क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा। अब इसके बाद जो दो चीजें मैं बताने वाला हूं उसको समझने के लिए आपको बहुत थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, तो प्लीज थोड़ा अब यहां से अटेंशन हो जाइए, ठीक है। नेक्स्ट चीजें हैं, देखो यहां पे सबसे पहले तो समझो कि रिवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो बार बार होता है, रिकरिंग नेचर का होता है, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए होता है, चलाने के लिए होता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर, हालांकि ये 11वीं क्लास का पार्ट है पर आपको यहां पे समझा रहा हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो एक्सपेंडिचर रेगुलर नहीं होता है, बार बार नहीं होता है, बिजनेस को चलाने के लिए नहीं होता, बल्कि बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए होता है। जैसे मैं यहां पे बोलूंगा आप सैलरी देते हो या आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस करते हो, तो ये जरूरी चीजें बिजनेस को चलाने के लिए, रेगुलर बेसिस पे चलाने के लिए ये जरूरी है। अगर ये नहीं करोगे तो बिजनेस आपका नहीं चलेगा। दूसरा, मान लो आप एक मशीन खरीद लेते हो, एक एसेट्स के तौर पे क्या कर लेते हो मशीन खरीद लेते हो, तो मशीन खरीदने से क्या होता है, हमारा एसेट्स बढ़ जाता है, और मशीन से जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो आप बार बार तो मशीन नहीं खरीदते हो, तो ये क्या हो गया, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। आया क्या समझ में। अब देखो इस मशीन में होने वाला रिपेयर तो बार बार होता है ना, रेगुलर नेचर का हो गया। मशीन में लगने वाला डेप्रिसिएशन क्या होता है,
रेगुलर नेचर का होता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, और ये क्या हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब देखो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कहां पे शो करते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम शो करते हैं P&L के डेबिट की तरफ शो करते हैं। 11वीं में आपने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट की तरफ, ये सारे आइटम कहां जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट की तरफ, लेकिन ये जाता था आपका बैलेंस शीट में। ये कहां जाता है आपका बैलेंस शीट में, चाहे किधर जाएगा, मशीन एसेट्स की तरफ चला जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो कहां से होता है, P&L अकाउंट से। मैं यहाँ पे छोटा सा एक P&L अकाउंट बना लेता हूँ, आप समझना। मान लो हमारा P&L अकाउंट है, ठीक है, छोटा सा मैंने बना लिया एक एग्जांपल के लिए। अब देखो मान लो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 10,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 10,000। अब मान लो मैं यहाँ पे सैलरी लिखता हूँ, या यहाँ पे लिखता हूँ मैं डेप्रीशिएशन लिखता हूँ, चलिए 1000 सैलरी लिख दिया, 2000 डेप्रीशिएशन लिख दिया, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट आया वो कितना आएगा, यहाँ पे 7,000, कितना आएगा, 10,000 माइनस 3,000, 7,000 आएगा। तो ये 7,000 में देखो आपको कहीं ना कहीं ये जो नॉर्मल एक्सपेंस है, ये सब क्या है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या करता है, आपके प्रॉफिट को कम करता है। लेकिन मशीन को आप यहां पे लिखोगे क्या, नहीं, मशीन को कहां पे लिखोगे आप, बैलेंस शीट में लिखोगे। मशीन को कहां पे लिखोगे आप, बैलेंस शीट में। तो यहां पे मैं बैलेंस शीट बना लिया, चलो मान लो ये बैलेंस शीट है, तो आप यहां पे लिखते हो मशीन एसेट्स की तरफ, इधर एसेट्स होता है, तो यहां पे आपने लिख दिया मशीन, जितने का भी, मान लो 1 लाख का आपने मशीन खरीदा, तो 1 लाख मशीन को यहां पे लिखा, तो क्या हमारा प्रॉफिट को कोई इफेक्ट आया, नहीं आया। भाई मशीन को आप बैलेंस शीट में लिखते हो, तो बैलेंस शीट में कोई भी चीजों को आप लिखते हो वो हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट करता है क्या, नहीं करता है। लेकिन जो P&L अकाउंट में आप लिखते हो, यहां पे ये हमारे प्रॉफिट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब अभी तक आपने जो किया वो सही किया है, लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए कि आप ये डेप्रीशिएशन को नहीं लिखे, डेप्रीशिएशन को नहीं लिखोगे और गलती से इस डेप्रीशिएशन को आप इधर लिख दिए, किधर लिख दिए, जस्ट अ सेकेंड ना, चलो ये जो डेप्रीशिएशन है इसको आप यहां ना लिख के कहां लिख दिए, बैलेंस शीट में लिख दिए, ठीक है। या तो फिर आप ये समझो इस मशीन को यहां ना लिख के आप कहां लिख दिए, यहां लिख दिए। आ रहा मेरी बात समझ में? तो मशीन को अगर आप यहां पे लिख दो, 1 लाख मशीन को यहां पे लिख दोगे, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि लिखना नहीं चाहिए था। या सैलरी को आप यहां पे लिखना और आप यहां ना लिख के इधर लिख दिए, तो सैलरी जब इधर लिखा जाएगा तो यहां नहीं लिखेगा, तो हमारा प्रॉफिट क्या दिखाएगा, ज्यादा दिखाएगा। आ रहा मेरी बात समझ में, है ना। जैसे मान लो 10,000 था और सैलरी 2,000 माइनस करना था, आपने नहीं किया, तो प्रॉफिट कितना दिखाएगा, 7 की जगह 9,000 दिखाएगा, मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया। वही मशीन को वहां पे लिखना था, आपने यहां लिख दिया, तो हमारा प्रॉफिट क्या दिखाएगा, कम दिखाएगा। जितना भी प्रॉफिट था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि यहां पे लिखने वाली चीजें होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और यहां पे जो लिखने वाला चीज क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब ध्यान से समझो देखो, अगर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप यहां पे लिख देते हो, मतलब आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर आप गलती से क्या मान लेते हो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हो, क्या मान लेते हो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हो, तो हमारा प्रॉफिट में इंपैक्ट क्या आएगा, प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई भी बैलेंस शीट के आइटम को यहां पे लिख दो तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मतलब प्लस करना पड़ेगा। तो एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पे मैं ऐड में लिख देता हूं, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर उसको आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सही करने के लिए हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे। वहीं गलती से आप देखो कोई भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे यहां पे मैंने बोला था सैलरी या डेप्रीशिएशन, इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिए, बैलेंस शीट की तरफ लिख दिए, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। गलती से क्या हो गया, बढ़ गया। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और यही बुक आपके टीएस ग्रेवाल में अगर आप देखोगे यही पॉइंट को, तो वहां पे लिखा होगा रेगुलर या फिर रिकरिंग नेचर ट्रांजैक्शन और नॉन रिकरिंग नेचर ट्रांजैक्शन। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब होता है रेगुलर या फिर रिकरिंग नेचर, और कैपिटल मतलब होता है नॉन रिकरिंग नेचर, नॉन रिवेन्यू नेचर। आया समझ में? तो वहां पे लिखा होगा, क्या लिखा होगा यहाँ पे, जैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा है तो इसके जगह में क्या लिखा होगा वहां पे, रिकरिंग नेचर एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज नॉन रिकरिंग, ऐसा भी लिखा होगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। तो यहां पे देखो क्या क्या पॉइंट हमने देख लिया। पहला नॉर्मल इनकम वाला पॉइंट हो गया हमारा,
है ना, एबनॉर्मल लॉसेस वाला हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पे तीनों पॉइंट हो गया। अब लास्ट एक पॉइंट बच गया यहाँ पे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इस पॉइंट में आपको बड़ा ध्यान से समझाता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ जो 11वीं में आप लोग बनाते थे। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। देखो यहां पे आप लोग लिखते थे सेल्स लिखते थे, है ना, क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, ऐसा लिखते थे। तो थोड़ी देर के लिए मान लो इधर सेल्स मैंने लिखा 1 लाख रुपीस, कितना लिख दिया 1 लाख रुपीस, और ये टोटल कितना हो गया 1 लाख रुपीस, और कुछ नहीं है, ठीक। अब यहां पे आप लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, कितना लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक मान लो 10,000 है, कितना है 10,000। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है, और है भी तो अभी इग्नोर करो, हमको जितना मतलब वो लिख रहा हूं। तो सेल्स आपका 1 लाख है, आपका ओपनिंग स्टॉक 10,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 90,000 आ गया। आया समझ में, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मान लो गलती से मैं इस 10,000 को 20,000 लिख दिया, कितना लिख दिया गलती से, ये रॉन्ग है ना, और गलती से मैं कितना लिख दिया 20,000, मतलब ओवर वैल्यू हो गया। ये क्या हो गया ओवर वैल्यू, कितना ओवर वैल्यू हो गया 10,000, पहले 10,000 था और मैंने 20 लिख दिया, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया 20,000। तो ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, प्रॉफिट आपको शो करेगा 80,000। कैसे 80,000 शो करेगा, 1 लाख टोटल हो गया, माइनस 20,000 बच गया कितना 80,000। तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। जब ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किए, है ना, ओपनिंग स्टॉक को आपने क्या किया ओवर वैल्यू किया, तो प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आया, प्रॉफिट हमारा क्या हो गया कम हो गया, प्रॉफिट हमारा क्या हो गया कम हो गया। तो सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस आइटम को कम हो गया तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ओवर वैल्यूएशन हो गया, अगर ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूड हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इसको उल्टा कर दो, अगर आप अंडर वैल्यू करते तो प्रॉफिट यहां पे क्या हो जाता, बढ़ जाता, और सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। तो इस एक पॉइंट को आप समझो, इसका अपोजिट आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक मैं क्या करूंगा प्लस, और इसका उल्टा है ना, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को मैं क्या करूंगा माइनस, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ जाता है तो हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सही करने के लिए प्लस करेंगे, और ओपनिंग स्टॉक अगर आप अंडर वैल्यू कर देते हो, कम कर देते हो, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब इसका जस्ट अपोजिट कौन होता है, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अपोजिट कौन होता है, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाता है, जैसे इस साल का ओपनिंग स्टॉक है तो इस साल एंड में क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे अगर आप क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इसको मिटा के थोड़ा सा फिर से आपको समझाता हूं, चलिए ये देखो, मान लो यहां पे अब ओपनिंग स्टॉक को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं हम लोग। अब यहां पे मैं लिखता हूं क्लोजिंग स्टॉक, कितना लिख देता हूं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में लिख दिया 10,000। तो यहां पे कितना हो गया 1,10,000, कितना हो गया 1,10,000, और ग्रॉस प्रॉफिट भी हो गया आपका 1,10,000। डेबिट की तरफ अभी कुछ नहीं है, समझ लो थोड़ी देर के लिए। अब मान लो क्लोजिंग स्टॉक को मैं गलती से 10,000 की जगह लिख देता हूं 15,000, कितना लिख दिया 15,000। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1,15,000, और ये भी कितना हो जाएगा 1,15,000। तो हमारा सही प्रॉफिट कितना था 1,10,000, और गलत कितना हो गया 1,15,000, मतलब 5,000 बढ़ गया। तो अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर किया तो प्रॉफिट भी क्या हो गया, ओवर हो गया। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है तो हमको माइनस करना पड़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड हो गया है तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक था, तो यहाँ पे लिख देते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसका जस्ट अपोजिट, ओपनिंग का जस्ट अपोजिट, और यहां पे लिख देते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और ये माइनस है।
अब इसको ध्यान से समझना, आप चाहो तो रट सकते हो, ओपनिंग स्टॉक को रट लो, क्लोजिंग स्टॉक अपने आप बन जाएगा। ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यू होना प्लस होता है और ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यू होना क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका अपोजिट क्लोजिंग स्टॉक का अंडर होना प्लस होगा और ओवर होना क्या होगा, माइनस होगा। तो एक आप याद रखो ओपनिंग या क्लोजिंग को, दूसरा अपने आप बन जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट। अब देखो ये सारी चीजों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ये सारी चीजों को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब इसके बाद जब टोटल करेंगे तो लास्ट में हमारा आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, और इसी प्रॉफिट को हमको क्या करना है, ऊपर लेके जाना। जैसे हमने यहाँ पे प्रॉफिट लिखा था ना ABCD, देखो ये 1 ईयर 2 ईयर, जैसे मान लो ये फर्स्ट ईयर में ये सारे एडजस्टमेंट होते हैं या सेकंड ईयर में एडजस्टमेंट होते हैं, तो इस प्रॉफिट को ना लिख के एडजस्ट होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग सारा चारों पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो। और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉर्मल लॉस को क्यों ऐड करते हैं, अब नॉर्मल लॉस को क्यों माइनस करते हैं, है ना, जो कुछ भी वो सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग इन सारी चीजों को लिख सकते हैं। अब ये आ गया सुपर प्रॉफिट मेथड को बाद में डील करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत सिंपल है, देखो लेट मी यूज कैलकुलेटर। देखो, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस। परचेस ईयर आपको कितना दिया हुआ है, 3 ईयर, ठीक है। और परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर एंडेड 31 मार्च विच वेयर एज फॉलोज। देखो आपको 5 साल का क्या दिया है, प्रॉफिट। देखो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट दिया है, सेकंड ईयर प्रॉफिट दिया है, थर्ड ईयर प्रॉफिट दिया है, फोर्थ ईयर लॉस दिया है और फिफ्थ ईयर क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर, ठीक है। तो देखो परचेस ईयर आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। परचेस ईयर कितना दिया हुआ है, 3 दिया। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सभी साल के प्रॉफिट को जोड़ लो और क्या कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो देखो 8 लाख तो प्लस 8 लाख, 8 लाख मैंने प्लस कर दिया, फिर 15 लाख है तो 15 लाख भी हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, फिर 18 लाख है तो 18 लाख भी हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। 4 लाख लॉस है तो लॉस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस 4 लाख को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और प्लस 13 लाख, तो ये क्या हो गया हमारा, टोटल आ गया 50 लाख। कितना आ गया टोटल, 50 लाख। ये 50 लाख और डिवाइड बाय हाउ मेनी ईयर, 5, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 10 लाख और इंटू 3, तो गुडविल विल बी 30 लाख। वेरी इजी, ठीक, ये वाला आपको समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट है, यहाँ बिना एडजस्टमेंट के नहीं, एडजस्टमेंट का है। देखो तरंग परचेस ज्योतिष बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 साल का आपको दिया हुआ है, 2020, 21 और 22। देखो 2020 का दिया है, 2021 का दिया है और 2022 का दिया हुआ है। कितना कितना दिया है भाई, 1 लाख रुपीज आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, उसके बाद 1,25,000 आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, और थर्ड ईयर में 1,12,500 आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। अब देखो फर्स्ट में आप देखो ध्यान से, एडजस्टमेंट है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500, गेन, एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन क्या होता है, माइनस होता है। कौन सी ईयर का था, 2020। तो 2020 में आप क्या कर दो, 12,500 क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड में देखो, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। तो एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट में बताया मैंने, क्या करते हैं, प्लस करते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हमारा प्रॉफिट को माइनस कर देता है, तो सही करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 25,000 सेकंड ईयर में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। थर्ड ईयर में भी है, हाँ देखो एक्सक्लूडिंग, इस बार इंक्लूडिंग नहीं बोला है, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। ये बोलता है कि हमको 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम देना था, और इंश्योरेंस प्रीमियम रेगुलर एक्सपेंस है, हमको देना ही पड़ता है इंश्योरेंस प्रीमियम, तभी तो हमको इंश्योरेंस का सिक्योरिटी मिलेगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल एक्सपेंस होता है, जो कि हम लोग देना भूल गए थे, एक्सक्लूडिंग मतलब छूट गया था, तो अभी दे दो, तो ये नॉर्मल एक्सपेंस है। ये क्या, नॉर्मल एक्सपेंस। तो 12,500 यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब एडजस्ट करने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना रहा भाई, 1 लाख माइनस 12,500, 87,500 हो गया, ठीक है। उसके बाद 1,25,000 माइनस 25,000, ये कितना हो गया, सॉरी प्लस 25,000, 1,50,000 हो गया, और 1,12,500 माइनस 12,500, तो ये कितना हो गया, 1 लाख हो गया। अब तीनों ईयर के प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2,50,000 प्लस 87,500, टोटल कितना गया, 3,37,500, ठीक है, 337,500। और इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 3 से, ताकि एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 337
500 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर 3, तो डिवाइड बाई 3 कर देते हैं तो हमारा आ गया 1,12,500, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब परचेस ईयर कितना दिया है क्वेश्चन में, 2 ईयर, यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 ईयर परचेस दिया है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेस ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,12,500 इंटू परचेस ईयर कितना है हमारा 2, तो इंटू 2 कर देते हैं अपन, तो ये आ गया 2,25,000। क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, किसको किसको प्लस करना था किसको माइनस, ये एडजस्टमेंट के साथ था। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इससे भी अच्छा क्वेश्चन होगा, अच्छा मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, है ना, और इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा एडजस्टमेंट है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लेक्चर खत्म कर देंगे। चलिए, तो अभय, बाबू एंड चारू 3 पार्टनर, ऐसे कोई मतलब नहीं है, दे एग्री टू एडमिट, यहाँ पे सब फालतू चीजें। चलो हम देखते हैं यहाँ पे फटाफट 2018, 19, 20, 21, 22, तो चलो 2018 देखो ये ईयर एंडेड है ना, ईयर एंडेड 18 मतलब ये क्या होगा 17, 18 होगा, फिर 2018, 19, फिर 2019, 20, फिर 2020, 21 और 2021 और 22, ऐसा हो जाएगा। 22 एंड है मतलब ये क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, अब इसमें कितना कितना दिया प्रॉफिट, वो फटाफट लिख लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस को, फिर एडजस्टमेंट को देखेंगे। देखो फर्स्ट में दिया 1,50,000, सेकेंड में आपको दिया 3,50,000, थर्ड में आपको दिया हुआ 5 लाख, फोर्थ में आपको दिया हुआ 7,10,000 और फिफ्थ में आपको दिया लॉस 5,90,000। देखो ब्रैकेट में लिखा है मतलब क्या है ये, लॉस। लॉस मतलब ऑलरेडी आपका क्या है माइनस में, तो मैं इसको माइनस में लिख देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो इसको मैं लिख देता हूं -5,90,000 क्योंकि लॉस माइनस होता है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट को पढ़ते, देखो ध्यान से। ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 21 मतलब 1 अप्रैल 21 मतलब कौन से ईयर की बात कर रहा है, 21-22 की बात कर रहा है। ईयर एंडेड कौन सा होगा 22, तो ये वाला हो गया 1 अप्रैल 21 मतलब ये वाले ईयर में आएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, अ कार ऑफ 1 लाख वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। देखो आपने 1 लाख रुपए का कार खरीदा था, तो कार क्या है, एसेट है, ये कहां जाना था, बैलेंस शीट में जाना था, पर आपने क्या कर दिया, इसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया। ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया, जो कि नहीं लिखना था। जैसे यहाँ पे आपको मैं P&L अकाउंट बना लेता हूँ छोटा सा, यहाँ पे जैसे ये P&L अकाउंट बना लिए, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, कार को यहाँ पे ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान के 1 लाख को क्या कर दिया, लिख दिया। तो ये हमारा प्रॉफिट को क्या करेगा, प्रॉफिट को हमारा क्या कर दिया, कम कर दिया। तो सही करने के लिए हमको प्रॉफिट को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आपको इस 1 लाख को कार मानना था, बैलेंस शीट में शो करना था, पर आपने P&L में शो कर दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान के। तो सही करने के लिए क्या कर दो, इस 1 लाख रुपए को आप क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, एंड ऑन अकाउंट विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25% पर एनम। अब ध्यान समझो, ये जो कार है इसमें 25% डेप्रिसिएशन लगना था, लेकिन आपने तो कार माना ही नहीं इसको। इसको क्या मान लिया आपने, कार की जगह क्या मान लिया, इसको कार की जगह आपने मान लिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिए, तो आपने डेप्रिसिएशन लगाए होंगे क्या, डेप्रिसिएशन नहीं लगाए होंगे, तो डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। तो 1 लाख है और 25% 1 साल का, 1 अप्रैल को खरीदा था, तो पूरे साल भर का 25% कितना होगा, 25,000। तो 25,000 आप डेप्रिसिएशन जो नहीं लगाए थे अब लगा दो। अब लगा दो मतलब क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, नाउ आगे बढ़ रहा है, इंटरेस्ट ऑफ 10,000 on non-trade investment is credited to income for the year ended 31st March 2021 and 2022। अब यहाँ पे दोनों आ गया, 21 ईयर एंडेड और 22 ईयर एंडेड। तो इन दोनों ईयर में आपने क्या कर दिया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से आपको क्या मिला था, 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला था, और उसको आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। समझना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो आपका रेगुलर काम है, आपका बिजनेस एक्टिविटी है, और उसमें आप पैसा लगाते हो, वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। और उस एक्टिविटी से आप पैसा कमाते तो आपके लिए क्या है, वो नॉर्मल प्रॉफिट है। जैसे मान लो आपके कपड़े का दुकान है, तो आपने कपड़े की दुकान में पैसा लगाया, कपड़ा खरीदा, जो भी किया, इन्वेस्टमेंट किया और उससे पैसा बनाया, तो वो पैसा आपके लिए क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन आपने मान लो आपके कपड़े का दुकान है और आपने FD करा दिया, बैंक में जाके क्या करा दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट करा दिया, और फिक्स डिपॉजिट से आपको हर साल क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। पर आपका FD से पैसा कमाना आपका काम था क्या, नहीं, आपका काम तो कपड़े दुकान का था। तो आपने जो फिक्स डिपॉजिट से जो पैसा कमा लिया, वो पैसा आपके लिए क्या हो गया, एबनॉर्मल इनकम हो गया। क्या हो गया, एबनॉर्मल इनकम। और उस एबनॉर्मल इनकम को आपने दोनों ईयर में क्या कर लिया था, प्लस कर दिया था। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ -10,000 और यहाँ पे भी -10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो जैसे का तैसा रहेगा, 3 ईयर का प्रॉफिट। यहाँ पे एडजस्टमेंट है, तो इसका नया प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, 7,10,000 -10,000 7 लाख।
ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो फटाफट कर लेते हैं। देखो -5,90,000, फिर -25,000, -10,000 और ये +1 लाख। तो हम लोग कर लेते हैं, चलो क्या करते हैं, सबसे पहले 1 लाख आप प्लस कर लो, 1 लाख ये प्लस में है, बाकी सब माइनस में। तो -25,000 -10,000 -5,90,000, तो ये हो गया आपका कितना हो गया 5,25,000, वो भी माइनस में, 5,25,000 वो भी माइनस है, मतलब अभी भी वो लॉस है। अब हमको क्या करना है, सभी ईयर के जो एडजस्टेड प्रॉफिट है उसको जोड़ लेना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है और परचेस ईयर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए फटाफट देखो, ये माइनस में हो गया, ये हो गया +7 लाख, तो 7 लाख क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, +5 लाख +3,50,000 और +1,50,000। ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल 11,75,000। टोटल कितना हो गया 11,75,000। और कितने ईयर है भाई, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं गिन लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या करो डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ गया, और इनटू परचेस ईयर। परचेस ईयर क्वेश्चन कितना दिया हुआ कहीं पे दिख रहा है क्या, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ 4 ईयर, देखो 4 ईयर परचेस है ना, तो मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको डिवाइड करते हैं 5 से और इनटू करते हैं 4 से, तो ये आ गया 9 लाख आपका 40,000। ये हो गया हमारा गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, आंसर आया करेक्ट 9,40,000। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके टीएस ग्रेवाल बुक में, या फिर आप डीके गोयल बुक फॉलो करते होगे, एनसीईआरटी बुक फॉलो करते होगे, जिस भी बुक को फॉलो करते होगे वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया, आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल ID दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं और हम आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेंगे। आई होप कि आपकी 12th की पढ़ाई बहुत अच्छी चलती रहेगी, हमारे साथ बने रहिए। आपका 12th के एंड तक हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में हम 1 शॉट भी लेके आएंगे ताकि हमारा रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए, और इस तरीके से हम लोग इस साल पूरा ईयर को फिनिश करेंगे। वी विल गेट गुड मार्क, डेफिनेटली गुड मार्क, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अभ्यास एजुकेशन हब। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।